है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट निकाला है, ए हमारा है ना 20 है ना। आर्बिट्रेरी पॉइंट जो हमने लिया वो क्या है 20 है। तो हमने क्या किया, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी है ना, हमने मिड पॉइंट निकाला सारे क्लासेस का, फिर डी निकाला, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन आई है ना। उसके बाद हमने क्या निकाला, एफ डी। एफ डी क्या होता है, सिंपल फ्रीक्वेंसी इंटू डी। एफ डी स्क्वायर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर। एफ डी क्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डी क्यूब, और एफ डी टू द पावर 4 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू डी टू द पावर 4। तो ये सारा निकाला। अब हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है मोमेंट निकालने के लिए, है ना। मोमेंट के फॉर्मूले में जो है यूज होता है तो फर्स्ट 4 मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था, क्या था, u1 डैश सिग्मा एफ डी आई अपॉन एन, u2 डैश सिग्मा एफ डी स्क्वायर into I square upon n. Then similarly mu3 dash sigma ft cube into I cube upon n, and sigma 4 sorry mu4 is equal to sigma fd to the power 4 into I to the power 4 upon n, है ना। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग जो है सारी वैल्यूज हमें पता है, तो हम चारों मोमेंट निकालेंगे। How do we write this? ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि सॉल्यूशन हमारे यहीं से शुरू हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी और क्लासेस, उसके आगे जो हमें खुद ही करना होता है। सर कितना देर पहले स्टार्ट किए हैं? अरे बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया, यहीं पे तो किया था कल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इतना ही यहाँ तक टेबल तक करके छोड़ दिया था। फॉर्मूले में ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें लगाना बाकी था, ठीक है, वही बाकी है। डोंट वरी। सो until like most of you guys come, तब तक मैं पिछले क्लास का ही बताता हूँ कि लास्ट क्लास में हमने किया क्या था। आई अंडरस्टैंड दैट सम स्टूडेंट्स ड्यू टू वेरियस रीजन कुछ टाइम लगता है उनको कनेक्ट होने में, है ना। ठीक है, तो मोमेंट about the arbitrary point in class interval units, है ना। ये डेटा कैसे है, क्लास में डिवाइडेड है ना। सारे ऐसा नहीं है कि हमें एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है सारी कंपनी का प्रॉफिट का रेंज है भाई इतना से इतना का, मैं इतनी कंपनी 7.5 लाख से 12 लाख में इतनी कंपनी, तो क्लास में डिवाइडेड है। तो क्लास में डिवाइडेड है तो क्लास वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये जो ग्रुप डेटा का जो फॉर्मूला था वही लगेगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट का मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया जब स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे थे। सो ये दीज आर द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई टू फाइंड आउट द फर्स्ट 4 आर्बिट्रेरी मोमेंट। तो
म्यू1 डैश इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी इंटू आई अपॉन एंड ये कितना आ रहा है जी? सिग्मा एफ डी देखो, सिग्मा एफ डी हमारा माइनस 6, ये हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में ना, सिग्मा जो समेशन होता है पूरे कॉलम का वो हमने कर लिया था। तो सिग्मा एफ डी जो है -6 आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, विल बी -6 है ना, सिग्मा एफ डी हो गया इंटू आई। आई आप लोग देख सकते हो 5 ही है ना, 5 राइट। तो क्लास साइज 5 है, डिवाइड बाई एन। एन क्या होता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का समेशन। अब आपको पहले ही दिया गया है कि ओके, तो टोटल 100 कंपनीज है, एन इज इक्वल टू जो है 100, इसको आप ऐड करोगे तो आपको 100 मिल जाएगा। यस प्रियांश, प्रियंजन सर सिग्मा एफ डी 16 है सर, नॉट 6, 16 आ रहा है -16 है। नो 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 नो, आई थिंक यू मेड कैलकुलेशन मिस्टेक। सो दिस इज माइनस, ये -12 -20 और -20 कितना हुआ? -52 हो गया जी, है ना। इसमें देखो माइनस वाला पार्ट कितना हुआ? -52। मे बी इट विल बी माय मिस्टेक। हाँ, और प्लस वाला पार्ट देखो कितना हुआ? 16 + 24 कितना हुआ? 40, 40 + 6 46 है ना, प्लस वाला पार्ट 46 और -52 क्या आएगा? -60 आएगा। ओके, नो इशू, कैलकुलेशन से होती है। -6 × 5 अपॉन एन, मैंने बता दिया आपको एन क्या है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, जितने भी कंपनी है अलग अलग जो क्लास रेंज में आ रही है, दैट इज इक्वल टू 100। सो 100 इज इक्वल टू ये आ जाएगा, ये -6 × 5 कितना हो जाएगा? -30, -30 अपॉन 100 हो जाएगा -0.3। इस तरीके से म्यू1 निकाला है, म्यू2 निकालेंगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर अपॉन है ना, म्यू2 डैश। अगेन आर्बिट्रेरी पॉइंट में हमेशा डैश लिखना है और मीन वाले में डैश की जरूरत नहीं है ना। अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट से अबाउट निकाल रहे हैं तो हमें डैश लगाना होता है। ठीक है, ये कितना आता है? एफ डी स्क्वायर 178 है ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज ही रखनी है। 178 इंटू आई स्क्वायर, आई 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा जी? 25 होगा। 10 जो है वो 100 ही रहेगा। ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी आई थिंक 44.5। सो पहला आर्बिट्रेरी मोमेंट निकला, सेकंड निकल गया ना, थर्ड और फोर्थ निकालते हैं और फिर जो है इससे हम अबाउट मीन जो है इसको निकालेंगे, कन्वर्ट करेंगे, जो फॉर्मूला हमने पहले देखा था प्रीवियस का। म्यू3 डैश सिग्मा एफ डी क्यूब इंटू आई क्यूब अपॉन एफ डी क्यूब क्या है जी? -42 है ना, दिस इज -42 है ना। ऐसे तो क्रॉस चेक कर ही सकते हैं बट थोड़ी ओवर राइटिंग हो गई, कोई नहीं। तो -42 आपका ये आ गया। अब आई क्यू क्या आ जाएगा? आई आप लोगों को पता है 5 है, तो आई क्यू क्या हो जाएगा? 125 एंड अगेन डिवाइड बाई 100। ये कितना आता है? ये आएगा -52.5।
और म्यू 4 क्या आएगा, सिग्मा एफ डी टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 4 अपॉन एन। एफ डी टू द पावर 4 लास्ट कॉलम भी निकाल लिया है, 874 है ना, 874 है, 874 इंटू आई टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 कितना होता है, 625 होता है अपॉन 100, ये आएगा लगभग I think this turns out to be 5462, sorry, decimal 5462.5। ठीक है, तो चारों मोमेंट जो है हमारे निकल गए, है ना, ये पहला मोमेंट, दूसरा मोमेंट, थर्ड मोमेंट एंड दिस इज द फोर्थ मोमेंट। अब जो है हमें क्या इस क्वेश्चन में निकालना है, फर्स्ट फोर मोमेंट। अच्छा, फर्स्ट फोर मोमेंट निकालना है। अब इसको जो है अबाउट हम लोग मीन निकालेंगे। ये वाला जो फॉर्मूला हमने देखा ना कि अगर आपको सेंट्रल मोमेंट निकालना है ना, अगर आपको सेंट्रल मोमेंट निकालना है तो और आपको आर्बिट्ररी मोमेंट पता चल चुका है ना, तो आर्बिट्ररी मोमेंट से हम सेंट्रल मोमेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना। तो अब देखो, पहला तो सेंट्रल मोमेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा कि सेंट्रल मोमेंट पहला जो है ग्रुप डेटा में पहला 0 ही होता है। तो पहला मोमेंट जो है 0 ही होता है, ठीक है। सेकंड से निकालना शुरू करेंगे, है ना, μ2 μ3 और μ4 निकालेंगे। तो फॉर्मूला पहले μ2 का देखते हैं क्या है, μ2 डैश। सर हाँ बोलो। ये जो आप लिखे हैं μ1 इक्वल टू 0, ये पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्या? ये तो ये वाला तो याद करना पड़ेगा ना, μ2 μ3 और μ4 आपको अगर दिया हुआ है आर्बिट्ररी पॉइंट, तो आर्बिट्ररी को आपको मीन में कन्वर्ट करना है, तो आपको तो यू विल हैव टू अप्लाई दिस। और अगर ये याद नहीं करेंगे तो सर ऊपर से पूरा वो जो फॉर्मूला बताया तो उसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आर्बिट्ररी वाला। अबाउट मीन अगर आपको निकालना है तो फिर देखो, हमने जो है यहाँ पे मीन कैलकुलेट नहीं किया है ना। इस टेबल में देखो हमने सीधा क्या निकाला है, सीधा मोमेंट्स निकाला है, बिना मीन कैलकुलेट किए हुए, है ना। सीधा हमने एफडी निकाला, एफडी। अभी अगर आप वो फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो पहले आपको उस डेटा का मीन निकालना पड़ेगा, फिर आप उसके बाद तो बेटर यही है। तो देखो इसमें भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है, पहला तो 0 ही होता है और दूसरा में क्या है μ2 माइनस μ1 स्क्वायर, तीसरा और चौथा यही दोनों है। एंड विद सफिशिएंट प्रैक्टिस यू विल गेट इट राइट। आपको क्या ध्यान, किस चीज पे ध्यान देना है, कोएफिशिएंट पे ध्यान देना है। अगर आप कोएफिशिएंट पे ध्यान देखो तो μ2 में सबसे पहले μ2 डैश आ रहा है, μ3 में सबसे पहले μ3 डैश आ रहा है, μ4 में सबसे पहले μ4 डैश आ रहा है ना। उसके बाद जो चेंजेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, है ना। और कभी भी जो है आगे वाले मोमेंट का कोई जिक्र नहीं है। फॉर एग्जांपल μ2 है तो μ2 में हमेशा μ2 डैश और μ1 डैश हो जाएगा, μ3 और μ4 की जरूरत नहीं पड़ेगी। μ3 है तो कभी भी μ4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, μ1 μ2 से ही जो है निकल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से μ4 है तो आपको μ4 μ1 μ2 μ3 इन सब का ही यूज है ना। तो एक तरीके से अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व कर लोगे तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इसका जो है इस वाले फॉर्मूले का आखिरी 2 और इसका जो है आखिरी 3 है ना, ये कोएफिशिएंट ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो सिंपल। और मैंने अभी बोला भी कि जो पहला है वो तो 0 ही होता है हर बार, तो पहला तो हमें जरूरत भी नहीं है, पहला हम सीधा ही बोल सकते हैं कि μ1 जो है वो 0 है ना। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मोमेंट निकालना है, तो सेकंड का मैंने फॉर्मूला आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। सारे वैल्यूज आपको पता है, कुछ दिक्कत नहीं है, राइट। तो नाउ वी आर गोइंग टू एवेल्युएट व्हाट, मोमेंट अबाउट मीन, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मीन भी बोलते हैं, सॉरी सेंट्रल मोमेंट भी बोलते हैं।
तो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, वैल्यू देख लो। ये कितना आ रहा है, 44.5 आ रहा है ना, 44.5 म्यू टू डैश आ रहा था, माइनस म्यू वन डैश 0.3 है। 0.3 का हमें माइनस 0.3 का हमें स्क्वायर लेना है ना, स्क्वायर लेना है। सो माइनस 0.3 स्क्वायर, तो ये आएगा लगभग 44.5 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.09 हो जाएगा ना, माइनस 0.09, एंड दिस विल बी अराउंड 44.41 है ना। निकल गया हमारा सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन, है ना। इसी अब हमें सिर्फ थर्ड और फोर्थ निकालना है ना। आपको मैंने बता दिया है कि म्यू वन जो है 0 ही होगा डेटा में। तो म्यू म्यू टू हो गया हमारा, म्यू थ्री और म्यू फोर ही बाकी है। क्या फॉर्मूला, म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू वन, ये जो फॉर्मूला है ये लगा रहे हैं, 3 म्यू वन म्यू टू प्लस 2 म्यू वन क्यूब प्लस 2 म्यू वन क्यूब। पुटिंग द वैल्यूज नाउ, म्यू थ्री डैश कितना है, माइनस 52.5, अब ये कितना है, माइनस 3 इंटू म्यू वन म्यू टू बोल रहा है, म्यू वन डैश म्यू टू डैश, म्यू वन डैश और म्यू टू डैश है ये। सो माइनस 3 इंटू म्यू वन डैश is minus of 0.3 and mu 2 dash is 44.5. तो ये आ गया प्लस 2 इंटू म्यू वन क्यूब, म्यू वन 0.03 है उसका क्यूब, माइनस 0.03 क्यूब है ना। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, क्या आएगा, 2.5 प्लस 40.05 माइनस 0.054 है ना, ये 0.027 आ जाएगा इंटू 2 0.054, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 12.504। इस तरीके से म्यू फोर निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, म्यू फोर का ये फॉर्मूला। टेक अ मोमेंट, ट्राई टू कैलकुलेट म्यू फोर बाय योरसेल्फ। ठीक है, क्या फॉर्मूला, म्यू फोर डैश माइनस 4 म्यू वन डैश इंटू म्यू थ्री डैश प्लस 6 म्यू टू डैश इंटू म्यू वन स्क्वायर, म्यू वन डैश स्क्वायर माइनस 3 म्यू वन डैश टू द पावर 4 है ना। सो लिखते हैं, चौथा मोमेंट जो है अबाउट मीन क्या है, म्यू फोर डैश माइनस 4
about 4 mu1 dash mu3 dash plus 6 mu2 dash mu1 dash cube, sorry, this is square. Yes, Priyanjan. सर म्यूफोन निकालने की जरूरत क्या है सर? क्यों? सर क्योंकि हम लोग को तो y1 का वैल्यू चाहिए, y1 का वैल्यू तो म्यू3 और म्यू2 से निकल ही हाँ जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैंने देखो, मैंने वो करवाया ना, वो फॉर्मूला आपको लिखवाया, देन आई डिड नॉट गिव एनी इलस्ट्रेशन। तो मैं यही इलस्ट्रेशन मैं आपको समझाने वाला था कि हम निकाल सकते हैं। गामा तो हम लोग निकाले, वो बाय द वे वो y1 नहीं है, गामा है। ठीक है, गामा 1 है। अभी हम लोग गामा 2 भी देखेंगे, कटऑफ आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो एक अब कुछ नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला रखना है। म्यू4 डैश हमारा कितना आया था, एक समथिंग 5000 है ना, 5462.5, 5462.5। सर म्यू3 का वैल्यू क्या है सर आपका? म्यू3 का वैल्यू यहाँ पे है, देखो -12.504। हाँ ओके, 4 इंटू म्यू1 डैश इंटू म्यू3 डैश। म्यू1 डैश हम लोग को याद है 0.3 है, इंटू म्यू3 डैश क्या आया है, म्यू3 डैश आया है -52.5। ठीक है, इतना तक हो गया। अब आगे 6 प्लस 6 इंटू म्यू2 डैश है। म्यू2 डैश कितना आया है हमारा, 44.5 है। दिस इज 44.5 इंटू क्या बोला है, म्यू1 डैश का स्क्वायर, सो म्यू1 0.3 माइनस 0.3 का स्क्वायर। और ये अब सबसे लास्ट वाला क्या है, 3 इंटू म्यू1 टू द पावर। तो म्यू1 हम लोग को याद है 0.3। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आता है लगभग आएगा, ये वाला तो जैसा था 5462.5, ये आ जाएगा 63, ये आएगा 24, ये वाला पार्ट 0.03, एंड देन द लास्ट वन जिसमें हमें टू द पावर 4 इंटू ये करना था 3। तो दिस विल बी माइनस ऑफ 0.0243। ठीक है, और ये पूरा आ जाएगा 5423.5057 है ना। तो हमारा अबाउट मीन सेकेंड मोमेंट निकल गया, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन और फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन। फर्स्ट मोमेंट जो हमेशा 0 होता है ग्रुप डेट पर। ठीक है, तो ये डेटा तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज क्या निकालनी थी हमें, है ना। जैसे कि आपके फ्रेंड ने कहा गामा 1 भी हमें निकालना है। गामा 1 का फॉर्मूला क्या है,
So it is like this, right? This is beta 1 under सर ये समझ नहीं आ रहा है, जैसे कि ये म्यू1 म्यू4 तो समझ गया सर। उसके बाद हाँ। आप बताए थे टू इम्पोर्टेंट कांस्टेंट कैलकुलेट बीटा 1 बीटा 2, तो बीटा 1 था μ3²/3 और फिर अंडर रूट सर ये बीटा 1 गामा 1 ये दोनों है ना। हाँ, ये दोनों मोमेंट है, बीटा 1 बीटा 2। तो बीटा 1 जो है, बीटा 1 आपको बीटा 1 का अंडर रूट गामा देता है ना, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। और आपको बीटा 2 जो है वो कर्टोसिस देता है, जो कि हम अभी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना। तो अभी हमें ये निकालना है बस μ3, ये जो फॉर्मूला देख रहे हो μ3/σ3, यही अभी हमें निकालना है। तो राइट, सो गामा 1 इज इक्वल टू, क्या हमने बोला है, अंडर रूट ऑफ μ3/μ2 है ना। तो μ3 एंड μ2 क्यूब, तो आप लोग अभी हमने निकाला, कितना आया, माइनस ऑफ दिस इज स्क्वायर, राइट। तो अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ 12.504 का स्क्वायर अपॉन क्यूब किसका लेना है, μ2 का। μ2 कितना आया, 44.5 आया ना, 44.5 नहीं 44.41 है, सॉरी। ऐसे तो हम यहाँ पे भी अंडर इसको बाय द वे, इसका तुम अगर अंडर रूट ले लोगे, है ना, अंडर रूट कर लोगे μ2 का, तो अपने आप ये आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, ये वाला जो आप मैं लिखवाया था, है ना। लेकिन क्योंकि हम पहली बार अभी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं पूरा एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका क्यूब है ना, μ2 का क्यूब, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर है, इसके ऊपर अंडर रूट है, तो न्यूमरेटर में तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो माइनस ऑफ 12.504 आ जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कि आप इसका अंडर रूट का वो कर सकते हो, तो 44.41 का अंडर रूट अगर आप लोगे तो आएगा कितना, 6.6641 का क्यूब। मैंने सिंपली इस नंबर पे अंडर रूट लगा दिया है, ये जो होल पे अंडर रूट था ना, तो उसको मैंने ब्रेक कर दिया, न्यूमरेटर पे लगाया, तो न्यूमरेटर तो पहले ही एक नंबर का स्क्वायर है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड डिनोमिनेटर में जो है उसमें मैंने अंडर रूट लगा दिया और पावर 3 छोड़ दिया, क्योंकि आप जानते हो 2 पावर जो है इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब आगे -12.504 अपॉन 29, ये इसका क्यूब आया कितना, 295.954 अपॉन 0.042 को, है ना। तो मैंने सीधा ये लगाया फॉर्मूला। अदरवाइज ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, इसको आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दिस इक्वल टू μ3/σ3, है ना। और यहाँ से भी आप प्रोसीड करोगे तभी सेम ही आंसर आएगा, है ना, तभी ये कितना ही आएगा, -12। दिस इज ऑल्टरनेटिवली।
माइनस ऑफ 12.504 अपॉन सिग्मा क्यूब, तो सिग्मा जो इतना ही आएगा क्योंकि आप 44.41 का अंडर रूट लोगे, तो फिर दिस विल बी सेम थिंग, इससे भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, सो वी सॉ नाउ एन एप्लीकेशन ऑफ गामा, राइट। अब जो है हमने क्या बोला था कि दो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट निकालते हैं, है ना, एक तो बीटा 1 है ना, और दूसरा बीटा 2। तो बीटा 2 मैंने बोला था कि आपको कोर्टोसिस होता है ना, कोर्टोसिस क्या होता है और क्या एप्लीकेशन है, और प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली कोर्टोसिस से हम क्या समझते हैं डेटा के बारे में, है ना। मैंने आपको बोला था कि ये चौथा मोमेंट है, तो क्या समझते हैं उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन और फॉर्मूला तो हम लोग देख चुके हैं, बट फिर से देखेंगे। तो पहले एक इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, कोर्टोसिस है क्या। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक नॉर्मल, तो कितना आंसर है ऊपर में से, ऊपर में आंसर कितना आ रहा है? आंसर तो वही आएगा -0.0422, है ना। मैं बस कह रहा था कि आप लोग डायरेक्टली सिग्मा सर निकाल लेकिन सकते इतना इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जाम में, बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन है। हैं। अरे तो भाई ये 10 नंबर का रहेगा, और देख रहे हो इसी में तुम्हारा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सब कुछ आ जाएगा। तो अगर दिस क्वेश्चन इज गिवन देन यू विल हैव सफिशिएंट टाइम, राइट। मतलब आराम से इट विल कवर अराउंड 20-25% ऑफ द पेपर, इट्स ऑल दीज थिंग्स आर गिवन। पर टफ नहीं है सर। टफ तो है लेकिन सीखना भी तो है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, और इसमें भी आपको सिर्फ सिग्मा 2 और सिग्मा 3 का ही ध्यान देना है, बाकी तो यू कैन सर सी। इस टाइप से आप इंटरनल में क्वेश्चन नहीं ना दीजिएगा? इंटरनल में तो क्वेश्चन इस पे नहीं आएगा, बट देन अगेन क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी में है तो किसी न किसी मार्क्स में होगा अभी, बिकॉज सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, इसलिए मैंने आपको दिया नहीं है। बट हाँ, इस पे हम और एग्जांपल जो है आपको करेंगे देने के लिए इंटरनल में। कौन भी है, सो कोर्टोसिस की बात कर रहे थे, तो मैंने आप लोगों का है ना एक एग्जांपल लिया था क्लास में हाइट का, है ना। इससे पहले कि मैं हम कोर्टोसिस और डेफिनेशन की बात करें, चलो उसी की बात करते हैं आप लोग की। मान लो कि आप लोग में जो है लेट्स से 70 बच्चे हैं, 70 में से 60 बच्चों की हाइट मान लो 5.6 से लेके 5.9 के बीच में। 60 नहीं, एक काम करते हैं, इसको मैं 50 कर देता हूँ। 70 में से 50 बच्चों की हाइट जो है इस रेंज के बीच में 5.6 फीट से 5.9 फुट। तो अगर मैं टेबल में है ना यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ड्रॉ करूँ, और यहाँ पे मैं हाइट का रेंज है ना, यहाँ पे 5 फुट, यहाँ पे 5 फुट 6 इंच, यहाँ पे 6 फुट, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं 5 और इसके बीच में ही हैं, तो द ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, है ना। यहाँ पे आपका मोड है क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं 70 में से 50 बच्चे यहीं पे आ रहे हैं, है ना। अब लेकिन अगर मैं बात करूं, है ना, कि मान लो कि फिर से हम मेजरमेंट करते हैं, है ना, और मेजरमेंट में आता है हमारे पास डेटा कि या फिर कह सकते हैं कि मान लो कि आप सभी के हाइट का हम 10 साल पहले में मेजरमेंट कर रहा था, या फिर अल्टरनेटिवली मेजर समझ लो कि जैसे आपके बैच में 70 में से 50 बच्चों का हाइट जो है 5.6 से 5.9 है। मान लो कि आपके सीनियर वाला बैच है ना, BCA AQ 3rd ईयर, है ना,
थर्ड ईयर के बच्चों का जब मैंने लिया, वहां पे मान लो 70 ही बच्चे हैं, और वहां पे मान लो कि 60 में से जो है 65 बच्चों की हाइट जो है 5.6 टू 5.9 के बीच में है ना। अब मैं क्या आपका फोकस किधर लेके जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ग्राफ की तरफ फोकस लेके जाना चाह रहा हूँ, है ना। ये जो ग्राफ है ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सिमेट्रिक है, आधा इस तरफ का आधा जैसा है वैसा ही इस तरफ का है, मिरर, बिल्कुल मिरर इमेज है ना। तो मान लो कि मैंने आपके सीनियर बैच का लिया और यहाँ पे मान लो 65 में 66 है ना, 66 बच्चे जो हैं उनका हाइट जो है 5.6 से 5.9। तो ये वाला थोड़ा ग्राफ कैसा बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 10 20 30 40 50, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 66 बच्चों की हाइट अगर 5.6 फुट से लेके 5.9 फुट के बीच में, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे जो है वो स्टीप कर जाएगा, है ना, क्योंकि सेंट्रल में जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अभी आप लोग देखो कि आपके बैच में मैंने क्या बोला कि 50 बच्चे जो है इस रेंज के बीच में है, और 10 बच्चे जो होंगे वो इस तरफ होंगे और 10 इस तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे इस तरफ होंगे और 2 बच्चे इस तरफ, है ना, क्योंकि 70 में से 66 बच्चे जो है वो 5.6 फुट से 5.9 फुट के बीच में। तो मेजोरिटी जो है, पूरे बैच का मेजोरिटी कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, जो मोड है ना, जो 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 मोड है इस डेटा का, वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ना। तो ग्राफ इस टाइप का बनेगा, है ना। और मान लो कि मैं आपके जूनियर बैच में चला जाऊं, वहां पे मान लो कि इस तरीके का डेटा है कि 70 में से सिर्फ 35 बच्चों की हाइट 5.6 के बीच में है, और बाकी की है आधों की 5.6 से कम, बाकी की 5.9 से ज्यादा। तो वो डेटा कैसे बनेगा, वो डेटा ऐसा बनेगा, है ना, क्योंकि जो आपका मोड है, जो बीच वाला पीक है, वहां पे बहुत कम है ना, उसके लेफ्ट में भी कुछ बच्चे हैं और राइट में भी कुछ बच्चे हैं। तो ये जो हमने 3 ग्राफ देखा है ना, इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पीक वाला जो है, पीक कहाँ पे, पीक जो आ रहा है वो पीक दिखाता है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन, डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अराउंड मोड, है ना। मोड मैंने आपको बताया, जहाँ पे पीक रहता है मोड होता है ना जी। मोड का मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताया, मोस्ट पॉपुलर मतलब वो वाला क्लास जहाँ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई है ना। तो आप समझ ही रहो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सबसे हाई होगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हाई सबसे हाई, यहाँ पे हाई। लेकिन अगर जो मोड के पास ज्यादा से ज्यादा डेटा एक्यूमुलेटेड है ना, मोड मान लिया कि 5.6 से 5.9 के बीच में आ रहा है, और 70 में से 66 बच्चे है ना, 70 में से 66 बच्चे इसके बीच में है, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे जो बल्ज जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पीक कर जाएगा। लेकिन अगर 70 में से 85 है तो मोड के आसपास उतना नहीं रहेगा, थोड़ा डेटा काफी ज्यादा इधर भी रहेगा, लेफ्ट में भी, और काफी ज्यादा राइट में भी। और अगर जो मोड है उसके पास बिल्कुल भी कंसंट्रेशन नहीं है, तो मोड के पास तो रहेगा ही, लेकिन लेफ्ट और राइट में। तो आप समझ रहे हो ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये है फ्लैट, दिख रहा होगा, ये काफी फ्लैट है, और ये वाला जो है पीकिंग है। तो ये जो फ्लैटनेस है ना, इसकी फ्लैटनेस काफी ज्यादा है ना, इस वाले ग्राफ की फ्लैटनेस काफी ज्यादा और इसकी काफी कम है। तो ये कर्टोसिस जो है इसी फ्लैटनेस को मेजर करता है, और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको समझ में है ना। फ्लैटनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही डेटा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मोड के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। लेकिन अगर फ्लैटनेस बहुत कम है, डेटा बहुत पीकिंग है ना, पहाड़ की तरह, तो इसका मतलब है कि डेटा ज्यादा से ज्यादा जो है मोड के आसपास कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, मोड से ज्यादा दूर बहुत लोग नहीं जा रहे हैं, है ना, बहुत कम। इसका मतलब यहाँ बहुत कम ऐसे 2 ही बच्चे हैं जिनका 6 फुट से कम है, और 2 ही बच्चे जिनका 6.25 फुट से ज्यादा हाइट है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, मोड के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। मोड के पास है चलो 35 बच्चे, लेकिन बाकी के 35 जो है मोड वाले क्लास में नहीं है, 17 इधर 18 इधर, या so on and so forth। तो कर्टोसिस यही बताता है कि डेटा जो है कितना ज्यादा मोड के आसपास कॉन्सेंट्रेटेड है। अब हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे एंड देन अगेन we'll look at the formula. You know, so since you can remember, so kurtosis in Greek means bulginess, है ना, ग्रीक वर्ड है,
इसका नाम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि बल्जीनेस है ना, कितना ज्यादा बल्ज है एक पॉइंट पे। अब जो है स्टैटिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। तो इन स्टैटिस्टिक्स कर्टसिस refers to the degree of flatness or peakedness in the region about the mode of a frequency curve। है ना? तो किसी भी फ्रीक्वेंसी कर्व में मोड के आसपास के सिचुएशन को ये एनालाइज करता है ना, कि मोड के आसपास जो है कितना ज्यादा फ्लैटनेस है या कितना ज्यादा पिकेटनेस है ना? तो इसमें जो है 3 सिचुएशन है। ये वाला जो मैंने बताया, बीच वाला जो मैंने आपको बताया, तो दिस इज नॉर्मल कर्व है ना, ये नॉर्मल कर्व है बीच वाला, ठीक है। दिस इज नॉर्मल कर्व जिसको दूसरा एक ग्राफ बनाया था, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है ना? तो अगर पीकेडनेस जो है नॉर्मल कर्व से ज्यादा होगी, देन इट इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक, है ना। और अगर फ्लैटनेस है ना, फ्लैटनेस विच इज मोर देन द नॉर्मल कर्व, ये नॉर्मल कर्व है, तो फ्लैटनेस अगर काफी ज्यादा है ना, this will be called platykurtic, this is called platykurtic। और जो अगर पिकेटनेस जो है, कोई पिकेटनेस या कोई भी फ्लैटनेस नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल कर्व है अगर, so this will be called mesokurtic। ठीक है, तो लिख भी लेते हैं इसको। if
occur is more peaked than normal curve, it is called leptokurtic. If it is more फ्लैट टॉप्ड है ना, जैसे ये फ्लैट फ्लैट है इसका टॉप, अगर ये ज्यादा फ्लैट टॉप्ड है देन द नॉर्मल कर्व, then it is called platykurtic है ना। और अगर नॉर्मल कर्व को ट्रेस कर रहा है ना, अगर एक कर्व जो नॉर्मल ट्रेस को कर रहा है तो द नॉर्मल कर्व itself is known as mesocortic। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पीकेडनेस या फिर फ्लैटनेस जो हम नॉर्मल कर्व के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं ना, तो फॉर्मूले से इसको हम इंटरप्रेट करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हाउ डू वी इंटरप्रेट दी मेजरमेंट से हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा पीकेड है और कौन सा ज्यादा फ्लैट। Taking attendance, do not disconnect। Okay, attendance has been taken। We'll see formula for curvature in next class।